ठीक है। सो इसके बारे में थोड़ा बहुत पहले डिस्कस करते हैं, इसके थ्योरीज के बारे में, फिर क्वेश्चंस पे आते हैं। तो टॉपिक में तीनों है, वर्क भी है, एनर्जी भी है और पावर भी है। ठीक है, सबसे पहले वर्क। सो व्हाट इज वर्क? वर्क को कैसे डिफाइन करते हैं? वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन डिस्प्लेसमेंट हैपेंस इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स अप्लाइड। वर्क तभी बोला जाता है कि हुआ है जब डिस्प्लेसमेंट फोर्स के डायरेक्शन में अगर हो रहा है तो। ठीक है। सो इसको अगर हम इसका अगर हम डिफरेंशियल फॉर्म लिखना चाहें तो वर्क को हम लोग लिख सकते हैं इंटीग्रल एफ डॉट डी आर, या डी आर से ज्यादा बेटर है ds। सो अगर ये फोर्स कांस्टेंट है, फोर्स कांस्टेंट है, ये बेसिकली इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट है। इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं एफ मॉड ds इंटू कॉस थीटा। सो अगर ये फोर्स कांस्टेंट है तो एफ जो है वो इस इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा और यहां पे एक्सप्रेशन मिलेगा मॉड एफ इंटू इंटीग्रल ds कॉस थीटा, या फिर सिंपली इसको लिख सकते हो तुम एफ डॉट एस। और अगर यहाँ पे फोर्स कांस्टेंट नहीं है तो तुमको यहाँ पे इंटीग्रेशन करना पड़ेगा और इंटीग्रेशन करके सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सबसे बेसिक चीज है वर्क के बारे में। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज भी है, इस फॉर्मूले की या इस वर्क की कुछ प्रॉपर्टीज भी है। प्रॉपर्टी नंबर 1, जैसे कि ये एक स्केलर क्वांटिटी है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। यूनिट इसका जूल है और वो न्यूटन मीटर के बराबर है। उसके बाद इसकी अगली प्रॉपर्टी ये आती है कि वर्क जो है हमेशा इंटरवल ऑफ टाइम में डिफाइन होता है, ये कभी भी इंस्टेंटेनियस डिफाइन नहीं किया जाता। मैं ये नहीं बोल सकता कि इस मोमेंट पे वर्क कितना हुआ। वर्क डिफाइन करने के लिए हमेशा एक पर्टिकुलर इंटरवल चाहिए, उसी में हम लोग वर्क डिफाइन कर सकते हैं। मतलब dt टाइम के लिए डिफाइंड नहीं है, डेल्टा टी टाइम के लिए डिफाइंड है। और इसमें लास्ट प्रॉपर्टी वर्क के बारे में कि वर्क जो है वो फ्रेम डिपेंडेंट क्वांटिटी है, अलग अलग फ्रेम में अलग अलग वर्क देखने को मिलेगा। कोई मेरे को एक्सप्लेन कर सकता है ऐसा क्यों होता है? फ्रेम डिपेंडेंट क्वांटिटी क्यों है ये वर्क? फोर्स जो है वैसा का वैसा ही रहेगा किसी भी फ्रेम में, रियल फोर्स हमेशा सेम रहता है, वो कभी भी नहीं बदलता। ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये डिस्प्लेसमेंट बदल सकता है। जैसे मान लो एक ब्लॉक है तुम्हारे सामने है रोड पे रखा हुआ और तुम भी रुके हुए रोड उस ब्लॉक को देख रहे हो, अभी रिलेटिवली वो डिस्प्लेसमेंट जो है उसका 0 होगा। लेकिन जैसे ही तुम इधर के डायरेक्शन में चलने लगोगे, वो जो ब्लॉक है तुमको लगेगा कि दूर जा रहा है, मतलब इसका मतलब तुम्हारे रिस्पेक्ट में उसका एक डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट की वजह से वर्क एक रिलेटिव क्वांटिटी होता है। ठीक है, सो वर्क इज फ्रेम डिपेंडेंट, अलग अलग फ्रेम में अलग अलग वर्क हो सकता है। सो ये कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज है वर्क के बारे में। ठीक है, और ये बेसिक डेफिनेशन है इसके बारे में। चलो आगे बढ़ते हैं इसमें। सो वर्क बाय कांस्टेंट फोर्स एंड वेरिएबल फोर्स, अभी भी जस्ट बताया मैंने। कांस्टेंट फोर्स के लिए वर्क जो होगा वो सिंपली एफ डॉट एस के बराबर हो जाएगा। फोर्स देखो, डिस्प्लेसमेंट देखो, और इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं। इसको हम लोग ऐसे भी ब्रेक कर सकते हैं, मॉड एफ मॉड एस कॉस थीटा। ये जो एस कॉस थीटा है ये एफ के डायरेक्शन वाला डिस्प्लेसमेंट है। जैसे मान लो अगर किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स यहां पे लग रहा है एफ, और मान लो यहां पे डिस्प्लेसमेंट हो रहा है एस, दोनों के बीच में एंगल थीटा है। सो एस कॉस थीटा जो है यहां पे इसी डायरेक्शन में आएगा। देखो इसका कंपोनेंट लोगे तो इसी के डायरेक्शन में आएगा। इस वजह से फोर्स वर्क जो है हम तब बोलते हैं जब डिस्प्लेसमेंट फोर्स के डायरेक्शन में हुआ है। अगर एस का दूसरा वाला कंपोनेंट देखोगे तो वो आएगा एस साइन थीटा। एस साइन थीटा वाला कोई भी वर्क में कंट्रीब्यूशन नहीं देगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा वहां पे। सो ये कांस्टेंट फोर्स के बारे में। वेरिएबल फोर्स का अगर हम वर्क निकाले सो वो इंटीग्रल एफ डॉट ds होगा। सो एफ डॉट ds होगा तो यहां पे डिस्प्लेसमेंट जो होगा तीनों डायरेक्शन में हो सकता है, एक्स वाई जेड। फोर्स भी तीनों डायरेक्शन में हो सकता है, एक्स वाई जेड। सो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करोगे तो ये मिलेगा एफ एक्स डी एक्स प्लस एफ वाई डी वाई प्लस एफ जेड डी जेड। और तीनों को अलग अलग इंटीग्रेट कर सकते हो। ये अलग इंटीग्रेशन होगा, ये अलग इंटीग्रेशन होगा, ये अलग इंटीग्रेशन होगा, तीनों में इंटीग्रेशन अलग अलग जाएगा और इस तरीके से वेरिएबल फोर्स का वर्क तुमको मिल जाएगा। ठीक है, सो
इस कांस्टेंट फोर्स के केस में जैसे टेंशन का वर्क के बारे में हमने डिस्कस किया था न्यूटन्स लॉज में, उसका एक प्रॉपर्टी याद करो जो हमने वहां पे डिस्कस किया था, समेशन ऑफ वर्क ऑफ ऑल टेंशंस ऑन द सिस्टम इज इक्वल टू 0, जिससे कि हमको स्ट्रिंग कांस्टेंट का रिलेशन मिल रहा था। तो वो इसी का एक एप्लीकेशन है, इसको वापस से डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, वहां पे मैंने बता ही दिया था। दूसरा वेरिएबल फोर्स का वर्क जो है इसको हम लोग लगा सकते हैं स्प्रिंग फोर्स में, स्प्रिंग फोर्स के वर्क में। अगर स्प्रिंग को तुम एक्सटेंड करते हो या स्प्रिंग को कंप्रेस करते हो तो उसमें स्प्रिंग फोर्स का जो वर्क होगा वो एक वेरिएबल फोर्स का वर्क होगा। सो वर्क डन बाय स्प्रिंग का केस देखते हैं जल्दी से। जैसे मान लो यहां पे एक स्प्रिंग है, ये नेचुरल लेंथ है इसका, यहां तक इसका नेचुरल लेंथ है। अब इसके बाद क्या किया तुमने, यहां पे एक फोर्स लगाना स्टार्ट किया F, जो कि इस स्प्रिंग को धीरे धीरे आगे की तरफ खींच रहा है। तो अगर ये स्प्रिंग धीरे धीरे आगे की तरफ खींच रहा है तो किसी भी डिस्प्लेसमेंट x के लिए F की वैल्यू kx के बराबर होगी, F की वैल्यू kx के बराबर होगी। सो वर्क डन बाय F अगर देखा जाए तो वो मिलेगा इंटीग्रल kx dx, kx और dx दोनों एक ही डायरेक्शन में है। सो इसको इंटीग्रेट करोगे 0 से लेकर के कहीं तक x0 तक, तो ये तुमको मिलेगा हाफ के x0 स्क्वायर। लेकिन यही वर्क डन बाय अगर स्प्रिंग निकालोगे तो स्प्रिंग फोर्स लगेगा पीछे के डायरेक्शन में, सो ये होगा माइनस के एक्स डी एक्स, 0 से लेकर के x0 तक। सो इसकी वैल्यू मिलेगी तुमको हाफ के x0 स्क्वायर निगेटिव साइन के साथ। तो एक्सटेंशन होगा तो ये निगेटिव वर्क आएगा। वैसे ही अगर मान लो तुम इसको कंप्रेशन में भेजोगे तो वर्क डन बाय फोर्स फिर से तुम्हारा पॉजिटिव हो जाएगा एंड वर्क डन बाय स्प्रिंग फिर से निगेटिव हो जाएगा। नेचुरल लेंथ से एक्सटेंशन करो या नेचुरल लेंथ से कंप्रेशन करो, दोनों केस में वर्क डन बाय फोर्स पॉजिटिव होगा और वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स निगेटिव होगा। लेकिन अगर मैं रिवर्स करूं, एक्सटेंशन से अगर नेचुरल लेंथ पे लाऊं या कंप्रेशन से नेचुरल लेंथ पे लाऊं, तब यहां पे साइन बदल जाएगा। अगर एक्सटेंशन से नेचुरल लेंथ पे ला रहे हो तो वर्क डन बाय एफ जो होगा वो हो जाएगा निगेटिव और ये हो जाएगा पॉजिटिव, और कंप्रेशन से जब नेचुरल लेंथ पे लाओगे तो फिर ये फिर से निगेटिव हो जाएगा और ये पॉजिटिव हो जाएगा। करके भी देख सकते हो। जैसे मान लो मैं ये वाला केस ले लेता हूं, ये एक्सटेंशन है, एक्सटेंशन से अपन नेचुरल लेंथ पे आ रहे हैं, तो बताओ यहां पे फोर्स किधर लगाना पड़ेगा, फोर्स किधर लगाना पड़ेगा नेचुरल लेंथ पे लाने के लिए? फोर्स अभी भी इधर के डायरेक्शन में ही रहेगा। अगर तुमने फोर्स इधर लगा दिया तो स्प्रिंग फोर्स तो इधर ही लग रहा है ना, डबल फोर्स हो जाएगा, वो बहुत जल्दी खिंच जाएगा। अगर इसको धीरे 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 ले जाना है तो फोर्स का डायरेक्शन उधर रहेगा और फोर्स की वैल्यू लगातार कम होती जाएगी। यहां पे वैल्यू लगातार बढ़ती चली जा रही थी, यहां पे वैल्यू लगातार कम होती चली जाएगी। तो फोर्स उधर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, तो क्या ये वर्क निगेटिव हो गया? काइनेटिक एनर्जी जीरो लेके चल रहे हैं अपन, काइनेटिक एनर्जी यहां पे जीरो लेके चल रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी की कोई बात नहीं कर रहे हैं। और जब स्प्रिंग फोर्स का अगर हम वर्क देखें तो स्प्रिंग फोर्स लग रहा है पीछे के डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है पीछे के डायरेक्शन में, इस वजह से यहां पे वर्क हो जाएगा पॉजिटिव। सो इस केस के लिए वर्क डन बाय एफ जो होगा वो हो जाएगा माइनस हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर, और वर्क डन बाय स्प्रिंग हो जाएगा प्लस हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर। ठीक है, सो ये वेरिएबल फोर्स का वर्क है स्प्रिंग के केस में। यही वर्क जब हम आगे भी पढ़ेंगे थोड़ी देर के बाद, जब एनर्जी डिस्कस करेंगे तो यही वर्क पोटेंशियल एनर्जी में जाके स्टोर होता हुआ दिखेगा। ठीक है, वो तो अभी आगे आएगा थोड़ी देर में, बट ये है तुम्हारा स्प्रिंग का केस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, फिर एनर्जी की बात करते हैं। सो व्हाट इज एनर्जी, हाउ डू वी डिफाइन एनर्जी? एनर्जी को कैसे डिफाइन कर सकते हैं हम? डेफिनेशन, डेफिनेशन क्या है? एनर्जी इज द कैपेसिटी टू डू वर्क। एनर्जी इज डिफाइंड एज कैपेसिटी टू डू वर्क। अगर तुम्हारे पास एनर्जी है तभी तुम वर्क कर सकते हो, नहीं तो वर्क करने की कंडीशन में नहीं रहोगे। ठीक है, सो कैपेसिटी टू डू वर्क, इसी को हम लोग एनर्जी बोलते हैं। एनर्जी के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, जिसमें कि सबसे दो मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप्स जो है वो है तुम्हारे पोटेंशियल एनर्जी एंड
काइनेटिक एनर्जी। बाकी सारी जो एनर्जी है इन्हीं दोनों एनर्जी के आसपास घूम रही होती हैं, जैसे कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हो गया, या फिर तुम्हारा ये इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, या फिर इसके अलावा स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। जितने भी एनर्जीज हैं, केमिकल एनर्जी हो गया, चाहे न्यूक्लियर एनर्जी हो गया, चाहे जो भी एनर्जी हो गया, वो इन्हीं दोनों एनर्जी के आसपास किसी न किसी वे में रिलेटेड होंगे। इसलिए हम लोग सिर्फ दो टाइप की एनर्जी हमेशा डिस्कस करते हैं, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो सबसे पहले अगर हम काइनेटिक एनर्जी की बात करें, तो कोई भी अगर बॉडी m है जिसके पास वेलोसिटी v है, कोई भी अगर बॉडी जिसका मास m है और उसकी वेलोसिटी जो v है, तो काइनेटिक एनर्जी दिया जाएगा हाफ m v स्क्वायर से। इस एनर्जी को हम लोग बोलते हैं ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, जब रोटेशन पढ़ोगे तो एक और काइनेटिक एनर्जी जुड़ेगी जो कि होगी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। ये हाफ एम वी स्क्वायर है, जब रोटेशनल जोड़ोगे तो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर वाला टर्म एक और जुड़ेगा उसके साथ, वो फिर से बाद की बात है। फिलहाल ये ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी है जो कि हाफ एम वी स्क्वायर के बराबर होगा। अब ये जो वेलोसिटी है ये एक फ्रेम डिपेंडेंट क्वांटिटी है, इस वजह से काइनेटिक एनर्जी भी एक फ्रेम डिपेंडेंट क्वांटिटी होगा। अलग अलग फ्रेम में काइनेटिक एनर्जी अलग अलग होगा। बाकी जो इसका यूनिट है वो एनर्जी का यूनिट है, दैट इज जूल, वही सेम वर्क का यूनिट। और इसका एक और फॉर्म है हाफ एम वी स्क्वायर का, इसको हम लोग पी स्क्वायर बाई 2m भी लिख सकते हैं, वेयर पी इज कॉल्ड मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल। सो मोमेंटम स्क्वायर बाई 2m, इस तरीके से काइनेटिक एनर्जी दिया जा सकता है। ठीक है, ये काइनेटिक एनर्जी का केस हो गया। सो दूसरा है पोटेंशियल एनर्जी एंड कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, सो दूसरा टाइप का जो एनर्जी है पोटेंशियल एनर्जी है। सो पोटेंशियल एनर्जी को कैसे डिफाइन करते हैं हम? हाउ डू यू डिफाइन पोटेंशियल एनर्जी? एनर्जी स्टोर्ड ड्यू टू वर्च्यू ऑफ इट्स लोकेशन या वर्च्यू ऑफ इट्स ओरिएंटेशन। बॉडी किस तरीके से रखा गया है, कहां रखा गया है, इस बात के ऊपर एक और एनर्जी डिपेंड करता है जो कि है पोटेंशियल एनर्जी। सो ये पोटेंशियल एनर्जी हमेशा डिफाइन किया जाता है कंजर्वेटिव फोर्स के लिए या कंजर्वेटिव फील्ड के लिए। इलेक्ट्रोस्टैट्स में तुमने ये सब बातें पढ़ी थी कि अगर ये कंजर्वेटिव फील्ड ना हो तो हम लोग पोटेंशियल एनर्जी की कभी बात नहीं करेंगे। मान लो यहाँ पे अगर एक स्पेस ला दिया जाए जहां पे कोई भी फील्ड नहीं है, वहां पे कोई पोटेंशियल एनर्जी की बात नहीं होगी, वो पोटेंशियल एनर्जी से हमेशा फ्री होगा। पोटेंशियल एनर्जी की बात हम तभी तक करते हैं जब तक कंजर्वेटिव फील्ड देखने को मिलता है। जैसे इसका सबसे दो पर्टिकुलर एग्जांपल जो है जो इस चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे, जो कि है एक है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और दूसरा है स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। अगर ग्रेविटेशन को हटा दिया जाए, अर्थ को हटा दिया जाए, तो क्या हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की भी बात कर पाएंगे? ग्रेविटी है तभी ये एनर्जी है, नहीं तो एनर्जी पॉसिबल नहीं है। वैसे ही जब स्प्रिंग है तो स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी है, बिना स्प्रिंग के स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी नहीं दिया जा सकता। इस वजह से हमेशा ये एनर्जी कंजर्वेटिव फोर्स के प्रेजेंस में ही डिफाइन किया जाता है, बिना उसके प्रेजेंस में ये डिफाइन नहीं किया जा सकता। ठीक है, सो हम लोग ये रिलेशन दे सकते हैं कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, बताओ भाई क्या होता है ये पोटेंशियल एनर्जी के टर्म्स में? माइनस डेल्टा यू के बराबर होता है ये। ठीक है, सो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स हो जाएगा एफ डॉट डी आर का इंटीग्रेशन इज इक्वल टू माइनस डी यू लिख सकते हैं इसको। सो एफ को अपन लिख सकते हैं माइनस डी यू बाई डी आर। एक मिनट, माइनस ऑफ डेल्टा यू डिफाइन किया जाता है, इस वजह से एफ का अपन रिलेशन दे सकते हैं माइनस डी यू बाई डी आर। अब इसको आर की जगह पे एक्स वाई जेड रखोगे तो यू का पार्शियल डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, यू का पार्शियल डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। इसका मतलब ये है पहला टर्म जो बनेगा वो तुम्हारा है डेल यू बाई डेल एक्स आई कैप प्लस डेल यू बाई डेल वाई जे कैप प्लस डेल यू बाई डेल जेड के कैप। टेढ़ा ऐसा लिखा हुआ है मतलब ये पार्शियल डिफरेंशिएशन है, और सीधा सीधा डी लिखा हुआ है इसका मतलब ये कंप्लीट डिफरेंशिएशन है। सो कंप्लीट डिफरेंशिएशन और पार्शियल डिफरेंशिएशन करना आता है सबको? कंप्लीट डिफरेंशिएशन जब होगा तो सारी चीजें डिफरेंशिएट होंगी। जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लो मैं बोलूं कि u जो है x इंटू वाई के बराबर है, करो इसको डिफरेंशिएट, क्या आएगा? कंप्लीट डिफरेंशिएशन। पोटेंशियल एनर्जी एक्स वाई है,
इसका कंप्लीट डिफरेंशिएशन आर के रिस्पेक्ट में करना है, बताओ क्या आएगा? आर के रिस्पेक्ट में कंप्लीट डिफरेंशिएशन करना है, इसमें लगेगा प्रोडक्ट रूल, x इंटू डी वाई बाई डी आर प्लस वाई इंटू डी एक्स बाई डी आर, ये है कंप्लीट डिफरेंशिएशन, x इंटू डी वाई बाई डी आर प्लस वाई इंटू डी एक्स बाई डी आर। अगर मैं तुमको बोलूं कि u इज इक्वल टू एक्स वाई है, पार्शियल डिफरेंशिएशन करो, सो x से जब डिफरेंशिएट करोगे तो y कांस्टेंट हो जाएगा, और y के रिस्पेक्ट में करोगे तो x कांस्टेंट हो जाएगा, तो वो u अगर एक्स वाई है तो ये हो जाएगा माइनस वाई आई कैप, और जब y डिफरेंशिएट करोगे तो x कांस्टेंट हो जाएगा, मतलब माइनस एक्स जे कैप, ये मिलेगा तुमको रिजल्ट। तो ये पार्शियल डिफरेंशिएशन है, और जो पिछला वाला था वो कंप्लीट डिफरेंशिएशन था, उसमें x और y दोनों डिफरेंशिएट होगा, इसलिए प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा। यहाँ पे प्रोडक्ट रूल नहीं लगेगा, यहाँ पे सिंपली एक को कांस्टेंट मान के चलना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आया? सो ये है इन दोनों के बीच का रिलेशन, और इस तरीके से हम लोग ये डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका एक एप्लीकेशन देखते हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक और चीज, हाउ डू वी नो कि कौन सा फोर्स कंजर्वेटिव है और कौन सा फोर्स कंजर्वेटिव नहीं है? तो कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव के बीच में कुछ डिफरेंसेज हैं। सबसे पहला डिफरेंस ये है कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर अगर जाते हो तो किसी भी रास्ते से जाओगे तो कंजर्वेटिव फील्ड में वर्क हमेशा सेम मिलेगा। जैसे मान लो एक पॉइंट यहां पे है, एक पॉइंट यहां पे है, और यहां से जा रहे हो, चाहे 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 जैसे भी जा रहे हो, किसी भी रास्ते पे जाने के बाद अगर वर्क डन सेम मिल रहा है तो ये कंजर्वेटिव का ही एक निशानी है कि कंजर्वेटिव फोर्स है ये। अगर वर्क अलग अलग हो गया तो वो नॉन कंजर्वेटिव होगा। पहला चीज ये। दूसरा चीज, अगर ये यहां से यहां जाकर के वापस इधर से इधर आ रहा है, मीन्स ए से बी जाकर के बी से ए वापस आ रहा है, मतलब रिटर्न कर रहा है वापस, तो नेटवर्क कंजर्वेटिव फील्ड में या कंजर्वेटिव फोर्स का हमेशा 0 के बराबर होना चाहिए। अगर वो नॉन कंजर्वेटिव होगा तो वर्क 0 के बराबर नहीं आएगा रिटर्न जर्नी में। सो ये दूसरा प्रॉपर्टी है, वर्क डन इन रिटर्न जर्नी प्लस फॉरवर्ड जर्नी, ये 0 के बराबर होना चाहिए। ठीक है, सो ये दूसरा तरीका है जानने का कि वो कंजर्वेटिव है कि नहीं है। और तीसरा तरीका, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट तरीका है, वो है तुम्हारा मैट्रिक्स के हेल्प से। मैट्रिक्स के हेल्प से ये जाना जा सकता है कि वो कंजर्वेटिव है कि नहीं है। सो मैट्रिक्स मेथड क्या है? एक मैट्रिक्स यहां पे बना लो, आई कैप, जे कैप, के कैप, ये डेल बाई डेल एक्स, डेल बाई डेल वाई, डेल बाई डेल जेड, और यहां पे फोर्स की एंट्री करो, फोर्स का एक्स कंपोनेंट, फोर्स का वाई कंपोनेंट, फोर्स का जेड कंपोनेंट। अगर ये मैट्रिक्स 0 के बराबर आता है, इसका रिजल्ट जो है अगर 0 के बराबर आता है तो हम बोल सकते हैं कि फोर्स कंजर्वेटिव है, और अगर वो नॉन 0 के बराबर होता है तो वो नॉन कंजर्वेटिव होगा। सो इक्वल टू 0 है तो ये कंजर्वेटिव होगा, और नॉट इक्वल टू 0 है तो ये नॉन कंजर्वेटिव होगा। मैट्रिक्स निकालने सबको जानता है, मतलब इसका ये क्या होता है, हाँ मतलब इसका वैल्यू निकालना सबको आता है। पहले आई कैप के लिए लोगे तो ये और ये कॉलम हट जाएगा, सो डेल बाई डेल वाई इंटू ये टर्म माइनस डेल बाई डेल जेड इंटू ये टर्म। फिर जे कैप वाले के लोगे तो ये कॉलम और ये कॉलम हट जाएगा, सो दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, और लास्ट में के कैप वाले के लिए। सो अगर इन तीनों का सम 0 के बराबर हुआ, तीनों टर्म का, तो वो कंजर्वेटिव होगा, नहीं तो वो नॉन कंजर्वेटिव होगा। हाँ, ये इधर फोर्स को कंपोनेंट्स डालने हैं, एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट, जेड कंपोनेंट। ठीक है, सो इस पोटेंशियल एनर्जी को अब अप्लाई करते हैं, इसका निकालते हैं। सबसे पहले ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, सबसे पहले इसकी बात करते हैं। तो मान लो यहां पे अर्थ का सरफेस है और एक ब्लॉक है यहां पे m, जो कि हाइट h पे है, इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? क्या हमेशा ही पोटेंशियल एनर्जी mgh होगी? रेफरेंस पॉइंट की यहां पे बात करते हैं हम लोग। अगर मैं
ग्राउंड की पोटेंशियल एनर्जी को U1 बोलता हूं और यहां के हाइट के पोटेंशियल एनर्जी को U2 बोलता हूं। तो हम लोगों ने अभी अभी डिस्कस किया था कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। सो माइनस ऑफ डेल्टा U इज इक्वल टू वर्क डन बाय ग्रेविटी। सो इनिशियल पॉइंट ये है, फाइनल पॉइंट ये है। सो चेंज इन एनर्जी जो होगा वो U2 माइनस U1 हो जाएगा। और वर्क डन बाय ग्रेविटी, जब ये नीचे से ऊपर जा रहा है तो क्या ये ग्रेविटी का वर्क माइनस mgh हो रहा है, माइनस माइनस कट गया, U2 माइनस U1 की वैल्यू आ गई mgh। सो U2 माइनस U1 की वैल्यू mgh। सिर्फ U2 की वैल्यू mgh नहीं है, इन दोनों का डिफरेंस है वो। तो अगर मैं U1 को अब रेफरेंस मान लू, रेफरेंस मान लू मतलब उसकी वैल्यू अगर मैं 0 कर दूं, तब हम बोल सकते हैं कि इसकी एनर्जी mgh के बराबर होगी। इसका मतलब यह है कि बिना रेफरेंस पॉइंट के पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन नहीं किया जा सकता, एब्सोल्यूट नहीं होता है पोटेंशियल एनर्जी। अगर मैं रेफरेंस पॉइंट को थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट कर दूं तो इसकी एनर्जी mgh से कुछ और भी हो सकता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मान लो मैं h/2 हाइट पे इसकी रेफरेंस पॉइंट ले लूं, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, अब mgh/2 हो जाएगी, कम हो जाएगी फिर। इसलिए बिना रेफरेंस पॉइंट के कभी भी किसी भी पॉइंट का पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन नहीं होता है। इलेक्ट्रोस्टैट्स याद करो, पोटेंशियल का डेफिनेशन, फिर पोटेंशियल एनर्जी का जो डेफिनेशन हमने डिस्कस किया था, इसी से तो रिलेटेड था वो। इंफिनिटी पे वहां पे हुआ करता था ये रेफरेंस पॉइंट। ग्रेविटेशन चैप्टर में भी इंफिनिटी पे रेफरेंस पॉइंट हुआ करता है। इस वजह से पोटेंशियल एनर्जी माइनस gm/m2/r होता है, वो हम फिर से आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन रेफरेंस पॉइंट के बिना कभी भी पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन नहीं हो सकता। सो ये है तुम्हारा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के बारे में रेफरेंस पॉइंट के हेल्प से। अब स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं। सो स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी में नेचुरल लेंथ वाला जो पोजीशन होता है वो रेफरेंस पॉइंट की तरह काम करता है बाय डिफॉल्ट। नेचुरल लेंथ पे हम मानते हैं कि स्प्रिंग में 0 पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है। तो अगर मान लो स्प्रिंग में एक्सटेंशन हो रहा है, यहां से एक्सटेंशन x हो रहा है, तो मैं फिर से लगा सकता हूं माइनस U2 माइनस U1 इज इक्वल टू वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स हमने अभी भी निकाला था, माइनस हाफ के x नॉट स्क्वायर है, माइनस माइनस कट गया, ये तुम्हारा नेचुरल लेंथ वाला पोजीशन। तो क्या U2 की वैल्यू हाफ के x नॉट स्क्वायर हो गई। जो भी वर्क डन यहां पे कंजर्वेटिव फोर्स कर रहा है वो पोटेंशियल एनर्जी में जाके स्टोर हो रहा है। सो ये है तुम्हारा पोटेंशियल एनर्जी। तो इसमें एक केस ये बताओ, अगर मान लो मैं जैसे नेचुरल लेंथ से इधर ले जा रहा हूं तो पोटेंशियल एनर्जी इतना मिल रहा है, अगर मैं इधर से नेचुरल लेंथ लाऊं तो इस पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, इधर इधर की। मैं नेचुरल लेंथ से जब आगे खींच रहा हूं तो यह है पोजीशन नंबर 2, यह है पोजीशन नंबर 1। तो पोजीशन नंबर 2 का मेरा पोटेंशियल एनर्जी आ रहा है हाफ के x नॉट स्क्वायर। अगर मैं इधर से इधर ले जाऊं, हाँ तो बताओ ये वैल्यू U2 की वैल्यू क्या मिलेगी तुम्हें, यहां से यहां ले जा रहे हैं, तो जब यहां से यहां ले जाएंगे तब भी वैल्यू सेम ही रहेगी, वो नहीं बदलेगी। तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट भी बदल जाएगा। जो U2 माइनस U1 लिखा है तुमने वो U1 माइनस U2 हो जाएगा। इनिशियल ये हो गया ना और फाइनल ये हो गया, तो इनिशियल अगर ये हो गया तो माइनस ऑफ U1 माइनस U2 हो जाएगा ना, फिर हाफ के x नॉट स्क्वायर के बराबर। वर्क पॉजिटिव है तो निगेटिव साइन इधर इसमें डालोगे तो यही आ गया ना, फिर U2 माइनस U1 ही आ गया ना फिर। तो इसलिए कंप्रेशन मतलब एक्सटेंशन से नेचुरल लेंथ की तरफ जाओ या नेचुरल लेंथ से एक्सटेंशन की तरफ जाओ, फर्क नहीं पड़ता उस बात से। एक्स नॉट लोकेशन पे हमेशा पोटेंशियल एनर्जी हाफ के x नॉट स्क्वायर ही होगी, चाहे तुम जैसे भी रहो। रेफरेंस पॉइंट के ऊपर अगर हाइट h पे जाओगे तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी mgh ही रहेगी। तुम नीचे से ऊपर जाओ चाहे ऊपर से नीचे आओ, उसे फर्क नहीं पड़ता। अगर तुम फर्क पड़वाना चाहते हो तो फिर ये भी बदलना पड़ेगा तुम्हें, इनिशियल और फाइनल पॉइंट भी। एक केस में जैसे वर्क तुमको दिख रहा है कि निगेटिव हो रहा है, एक केस में वर्क जैसे दिख रहा है कि पॉजिटिव हो रहा है, तो फिर इनिशियल और फाइनल पॉइंट भी तो बदल रहा है ना वहां पे। तो इस तरीके से ये दोनों टाइप का पोटेंशियल एनर्जी हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। सो कोई डाउट है यहां तक, ठीक है। सो ये है तुम्हारा एनर्जी का पार्ट, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं।
ठीक है। सो इस पे आता है वर्क एनर्जी थ्योरम एंड मैकेनिकल एनर्जी थ्योरम पे, या मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन से। सो वर्क एनर्जी थ्योरम ये एक्सप्लेन करता है कि वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस ऑन अ सिस्टम और बॉडी इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम और बॉडी। किसी भी बॉडी पे लगने वाले सारे फोर्सेस का वर्क उसके डायरेक्टली काइनेटिक एनर्जी में दिखेगा तुम्हें। मतलब अगर मान लो तुम पे मैं 4 फोर्सेस लगा दूं, चारों फोर्सेस का जोड़ के अगर कुछ वर्क आया तो तुम भागने लग जाओगे, वो काइनेटिक एनर्जी में दिखने लगेगी। सिंपली इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं टोटल वर्क डायरेक्टली रिफ्लेक्ट होता है तुम्हारा काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी में। सो अगर मैं सारे फोर्सेस का अगर मान लो मैं ब्रेक करूं तो यहां पे इसको हम लोग ब्रेक कर सकते हैं रियल फोर्स और स्यूडो फोर्स में। फिर रियल फोर्स को ब्रेक कर सकते हैं अपन कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव में। सो इसका मतलब यह है कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स प्लस वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स प्लस वर्क डन बाय स्यूडो फोर्स इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। ये है तुम्हारा वर्क एनर्जी थ्योरम। सो वर्क इज एनर्जी इज ऑलवेज कंजर्व्ड, वो इस थ्योरम से पता चलता है अपने को। इनिशियल एनर्जी और फाइनल एनर्जी सिस्टम का हमेशा ओवरऑल सेम होता है, वो कभी भी बदलता नहीं है। एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। लेकिन ये जो एनर्जी कंजर्वेशन है सिर्फ और सिर्फ क्लासिकल फिजिक्स के लिए वैलिड है। क्वांटम फिजिक्स में जैसे ही तुम जाते हो एनर्जी कंजर्वेशन फेल हो जाता है, क्योंकि वहां पे हम लोग ये पढ़ते हैं कि एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू मास एंड मास कैन बी कन्वर्टेड बैक इनटू एनर्जी। जो तुम्हारा रेडियो एक्टिव वाला जो रिएक्शंस होते हैं वहां पे मास डिफेक्ट की वजह से एनर्जी देखने को मिलता है, बाइंडिंग एनर्जी जिसको हम लोग बोलते हैं, और उस एनर्जी को अगर हम हटा दे तो फिर मास में कन्वर्जन भी दिखता है। तो क्वांटम फिजिक्स में ये वर्क एनर्जी थ्योरम वैलिड नहीं है, बाकी क्लासिकल फिजिक्स में ये हर जगह पे वैलिड है। ठीक है। सो एनर्जी इज ऑलवेज कंजर्व्ड, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। अब इस एनर्जी थ्योरम में अगर मान लो मैं ये नॉन कंजर्वेटिव और स्यूडो फोर्स हटा दूं, सिस्टम में से नॉन कंजर्वेटिव और स्यूडो फोर्स अगर हटा दिया जाए तो हम लोग ये लिख सकते हैं कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। सो फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। सो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स होता है माइनस यू फाइनल माइनस यू इनिशियल इज इक्वल टू काइनेटिक फाइनल माइनस काइनेटिक इनिशियल। इनिशियल वाले टर्म्स को एक साथ ले लो और फाइनल वाले को एक साथ ले लो, तो यहां से मिलेगा यू इनिशियल प्लस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू के ई फाइनल प्लस यू फाइनल। दिस इज कॉल्ड मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन। अगर किसी सिस्टम में स्यूडो फोर्स या नॉन कंजर्वेटिव फोर्स ये दोनों अगर प्रेजेंट नहीं है तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी हमेशा कंजर्व्ड होगा। मैकेनिकल एनर्जी जो है वो पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी के सम को बोलते हैं। सो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी का सम विल बी इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का सम। समझ में आया? सो नॉन कंजर्वेटिव और स्यूडो फोर्स नहीं होना चाहिए। नॉन कंजर्वेटिव में जैसे तुम्हारा आ गया फ्रिक्शन, फ्रिक्शन नहीं होना चाहिए। स्यूडो फोर्स में आ गया ग्राउंड के फ्रेम में सब कुछ होना चाहिए। तुम ट्रॉली में बैठ के नहीं देख रहे हो या लिफ्ट में बैठ के नहीं देख रहे हो, सब कुछ जो है वो रेस्ट पे होना चाहिए। तो स्यूडो फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव जब नहीं होगा तो ये एनर्जी कंजर्वेशन हम लोग, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन हम लोग लगा सकते हैं। यही हम लोग लगाते हैं जब हम लोग वीसीएम सॉल्व करते हैं। मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन भी यूज करके हम वहां पे सॉल्व करते हैं, इसका एप्लीकेशन वहां पे देखेंगे हम। ठीक है, सारे पॉइंट्स क्लियर है यहाँ पे? ठीक है। सो अगले पार्ट पे आते हैं जो कि है इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम एंड इट्स टाइप्स। सो व्हाट इज इक्विलिब्रियम? हाउ डू यू डिफाइन इक्विलिब्रियम? कैसे डिफाइन किया जाता है इक्विलिब्रियम को? जहां पे फोर्स जीरो है वही इक्विलिब्रियम पोजीशन होगा। जिस लोकेशन पे भी फोर्स जीरो होगा बॉडी पे, वो लोकेशन जो होगा बॉडी के लिए इक्विलिब्रियम पोजीशन होगा। सो एफ इज इक्वल टू जीरो वाला लोकेशन है ये। सबसे पहला कंडीशन यही है, फोर्स जहां पे जीरो होगा तब हम इक्विलिब्रियम की बात करेंगे। अब इस इक्विलिब्रियम के टाइप्स की बात करें तो यहां पे 3 टाइप्स हैं, 3 टाइप्स हम डिफाइन कर सकते हैं। एक है तुम्हारा स्टेबल इक्विलिब्रियम, दूसरा है तुम्हारा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, और तीसरा है तुम्हारा न्यूट्रल इक्विलिब्रियम।
स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब यह होता है कि वो लोकेशन जहां पे फोर्स 0 है और बॉडी उस लोकेशन को छोड़ना नहीं चाहता, वो होता है स्टेबल इक्विलिब्रियम। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम वो लोकेशन जहां पे फोर्स 0 तो है लेकिन बॉडी उसको इमीडिएटली छोड़ना चाहता है, वह अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। और लास्ट में न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, फोर्स 0 है और बॉडी को फर्क नहीं पड़ता है कि छोड़े कि ना छोड़े, वो चाहे तो रह भी सकता है और चाहे तो नहीं भी रह सकता है। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है, एक गड्ढा ले लो और गड्ढे में बॉल को डाल दो। अगर मैं इसको ऊपर फेंकूं या नीचे इधर की तरफ फेंकूं तो क्या ये वापस लौट करके यहीं पे आ जाएगा? ये है स्टेबल इक्विलिब्रियम, अपना लोकेशन छोड़ना नहीं चाह रहा है। और अगर मैं मान लो इसको माउंटेन के ऊपर रख दूं, हल्का सा भी अगर मैं टच करूं तो निकल जाएगा अपने लोकेशन से, इधर फेंकू तो इधर निकल जाएगा, इधर फेंकू तो इधर निकल जाएगा। ये है तुम्हारा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, इमीडिएटली अपना लोकेशन छोड़ना चाहता है। और तीसरा है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। प्लेन रोड, हल्का सा धक्का मारोगे तो यहां से यहां बढ़ जाएगा, पीछे धक्का मारोगे तो यहां से यहां बढ़ जाएगा, फर्क नहीं पड़ रहा है कि आगे जा रहा है चाहे पीछे जा रहा है, लोकेशन पूरा प्लेन है, सिचुएशन वहां पे उस तरीके से है। सो ये तीनों एग्जांपल्स तुम्हारे स्टेबल, अनस्टेबल और न्यूट्रल के। सो डिफरेंशियल फॉर्म में हम इसको कैसे दिखा सकते हैं? तो फर्क नहीं पड़ रहा ना उससे, यूनिफॉर्म मोशन में आ गया, वो फर्क नहीं पड़ रहा उसको, फोर्स तो 0 ही है ना, वो यूनिफॉर्म मोशन में आ रहा है, यूनिफॉर्म मोशन में कंटिन्यू कर रहा है अपने आप को। वो अगर तुम जाके आगे रोक दोगे, मान लो वहां पे तुम ब्रेकर लगा दोगे तो रुक जाएगा, और रुक जाके फिर वहीं पे खड़ा हो जाएगा, फिर हल्का सा धक्का मारोगे फिर चलने लगेगा। इसका मतलब ये है कि न्यूट्रल मतलब अप्रोच है, यहाँ पे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा उससे। ठीक है, सो डिफरेंशियल फॉर्म में हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, बताओ भाई। एक तो होगा फोर्स 0, फोर्स 0 है मतलब du बाई डी एक्स 0 है। सो डिफरेंशियल फॉर्म में हम लोग ये लिख सकते हैं, F तो 0 है ही, मतलब du बाई डी एक्स 0 होगा। जहां पे भी du बाई डी एक्स 0 होगा वहां पे इक्विलिब्रियम आएगा। स्टेबल इक्विलिब्रियम कहां पे आएगा? जब इसका डबल डिफरेंशियल, डबल डिफरेंशियल जो होगा, पॉजिटिव 0 नेगेटिव, नेगेटिव 0 पॉजिटिव, ये ग्रेटर देन 0 होगा। जब डबल डिफरेंशियल ग्रेटर देन 0 होगा एंड ड्यू बाई डी एक्स 0 होगा तब ये आएगा स्टेबल इक्विलिब्रियम। ड्यू बाई डी एक्स 0 है और डबल डिफरेंशियल जब नेगेटिव होगा तब ये आएगा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम के लिए ये भी 0 और ये भी 0। सो डिफरेंशियल फॉर्म में इस तरीके से लिखा जा सकता है, इस तरीके से स्टेबल, अनस्टेबल और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम को निकाला जा सकता है। ठीक है, ठीक हो गया ये, चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सो अगला इसमें है पावर। सो हाउ डू यू डिफाइन पावर? पावर को कैसे डिफाइन किया जाता है? रेट ऑफ वर्क डन, वर्क करने का कितना रेट है, कितनी तेजी से हो रही है वर्क या कितना धीरे हो रहा है वर्क, ये डिफाइन करता है पावर। सो पावर होता है रेट ऑफ वर्क डन। इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है, एक है तुम्हारा इंस्टेंटेनियस पावर। सो इंस्टेंटेनियस पावर में हम लोग P को लिख सकते हैं dw बाई डी टी डिफरेंशियल फॉर्म में। सो d बाई डी टी को अपन लिख सकते हैं F इंटू डी एक्स या F इंटू डी आर भी लिख सकते हो। सो इसको, इस dt को अंदर डालोगे, ये F डॉट डी आर है, तो इसको अपन लिख सकते हैं F डॉट डी आर बाई डी टी, मतलब इसको लिखा जा सकता है F डॉट वी। सो ये है तुम्हारा इंस्टेंटेनियस पावर F डॉट वी। दूसरा है इसमें एवरेज पावर। सो एवरेज पावर जो होगा वो इस तरीके से लिखा जाएगा, जिसको अपन लिखेंगे टोटल वर्क बाय टोटल टाइम। सो टोटल वर्क निकालो,
एक पर्टिकुलर इंटरवल के लिए x1 से लेकर के x2 तक या r1 से लेकर के r2 तक, फिर टोटल टाइम उसमें डिवाइड करो तो तुमको एवरेज पावर यहां पे देखने को मिलेगा। इसका यूनिट जो है वो होता है वाट, और एक दूसरा यूनिट होता है जो कि होता है हॉर्स पावर। 1 हॉर्स पावर कितना वाट के बराबर होता है? 746 वाट के बराबर होता है 1 HP। ठीक है, और अगर मान लो एसआई यूनिट्स की बात करें तो वाट जो है ये तुम्हारा है न्यूटन मीटर पर सेकेंड, न्यूटन मीटर बाय सेकेंड, न्यूटन मीटर पर सेकेंड। सो ये कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन है पावर के बारे में, इस तरीके से देख सकते हैं हम लोग। ठीक है, ये पावर का केस हो गया है। ठीक है, सो लास्ट टॉपिक पे आते हैं जो कि है वर्टिकल सर्कुलर मोशन। सबसे पहले इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे वीसीएम विथ स्ट्रिंग, और फिर डिस्कस करेंगे वीसीएम विथ रॉड। ठीक है, सो मान लो यहां पे एक स्ट्रिंग है और एक नीचे यहां पे बॉल लटका हुआ है, ये लेंथ एल है, मास एम है, इसको वीसीएम कराना है अपने को। सो वीसीएम कराना है मतलब वर्टिकल सर्कुलर मोशन में इस तरीके से चलेगा। ठीक है, तो वीसीएम का कंडीशन निकालने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, ये जो टॉप पॉइंट है, टॉप पॉइंट पर हम टेंशन को जीरो मान सकते हैं, टेंशन को जीरो मान सकते हैं, लेकिन टॉप पॉइंट पर वेलोसिटी को जीरो नहीं मान सकते। मतलब जो वीसीएम का कंडीशन बनेगा टॉप पॉइंट के लिए वो होगा t इज इक्वल टू जीरो एंड v इज नॉट इक्वल टू जीरो। वेलोसिटी यहां पे जीरो नहीं होना चाहिए। तो ये बताओ अगर वेलोसिटी जीरो हो गया तो क्या गड़बड़ हो जाएगा? ये तुरंत नीचे ही गिर जाएगा इस पे। अगर ये v जीरो हो गया, टेंशन कितना भी हो जाए वो इमीडिएटली नीचे ड्रॉप कर जाएगा, वीसीएम वहीं पे कोलैप्स कर जाएगा। इस वजह से जो कंडीशन है वो t इज इक्वल टू जीरो है और v इज नॉट इक्वल टू जीरो। सो इस पॉइंट पर अगर हम एफबीटी देखें तो इसकी वेलोसिटी है कुछ v और इस पे नीचे की तरफ लग रहा है mg। सो सेंट्रिपिटल फोर्स का इक्वेशन यहां पे बनेगा mg इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाई आर। इसका मतलब ऊपर की वेलोसिटी होनी चाहिए रूट आर जी। तो क्या हम लोग ये बोल सकते हैं कि टॉप पॉइंट पे अगर वेलोसिटी आर जी, रूट आर जी या उससे ज्यादा हुआ तो ये वीसीएम करने वाला है? क्या इस तरीके से हम लोग बोल सकते हैं? टॉप पॉइंट पे वेलोसिटी अगर रूट आर जी या रूट आर जी से ज्यादा होता है तो वीसीएम हो रहा है। आर जी ले लो, हाँ ये एल ले लो, एल भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, एल भी लिख लो, एल रूट जी एल। ठीक है, सो ये है इस पॉइंट का कंडीशन। अब इस पॉइंट की अगर वेलोसिटी निकालनी है अपने को तो यहां और यहां के बीच में एनर्जी कंजर्वेशन हम लोग निकाल सकते हैं। यहां की स्पीड को मान लो u और इसी को मान लो तुम्हारा रेफरेंस पॉइंट। सो यहां और यहां के बीच में एनर्जी कंजर्व करोगे तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी है जीरो, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है हाफ एम यू स्क्वायर, और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी है एम जी इंटू टू एल, और फाइनल काइनेटिक एनर्जी है हाफ एम वी स्क्वायर। वैल्यूज पुट करोगे तो यहां पे u की वैल्यू मिलेगी रूट 5gl। सो अगर रूट 5gl या उससे ज्यादा होता है नीचे वाले पॉइंट की वेलोसिटी तब भी वीसीएम होगा। दोनों में से कोई भी चीज याद रख सकते हो, रूट 5gl रूट gl, इससे ज्यादा अगर वेलोसिटी देखने को मिलेगा तो वीसीएम होगा। अगर रूट 5gl से वेलोसिटी कम हुआ तो तब क्या होगा? तब इसमें दो कंडीशंस देखने को मिलेगा। एक कंडीशन ये होगा जब यहां पे इसके पास इतनी ही वेलोसिटी होगी जब ये सिर्फ इस लेवल तक पहुंच पाएगा। अगर इसके पास इतनी ही वेलोसिटी है जिससे कि ये इस लेवल को क्रॉस नहीं कर पा रहा है तो यहां पे स्लैकिंग नहीं होगी, ये इसी में घूमता रहेगा। लेकिन वेलोसिटी इसके पास इतनी हुई कि इस लेवल को क्रॉस कर जाए लेकिन वहां तक ना पहुंच पाए, तब उस केस में स्लैक कर जाएगा। बात समझ में आ रहा है? अगर इसके पास इतनी वेलोसिटी मिल जाए यहां पे जिससे कि इस लेवल तक ही रहे, वो क्रॉस ना कर पाए, तब वो स्लैक नहीं करेगा, वो पेंडुलम की तरफ घूमते रहेगा, ऑसिलेट करता रहेगा। लेकिन अगर इसके पास इतनी वेलोसिटी आ जाए जिससे कि ये इस लेवल को क्रॉस तो कर जाए लेकिन ऊपर ना पहुंच पाए, तब फिर वो बीच में कहीं पे स्लैक कर जाएगा और स्लैक होने के बाद उसका प्रोजेक्टाइल मोशन होगा। ठीक है, तो कंडीशन निकालते हैं कि कितनी वेलोसिटी चाहिए इसको इधर से इधर पहुंचाने के लिए। To just
reach horizontal level. यहां पे स्पीड इसकी मान लो कुछ u डैश, इसी को अपना रेफरेंस पॉइंट मान लो. सो जस्ट इसको यहां पे पहुंचाना है, मतलब यहां पे इसकी फाइनल वेलोसिटी 0 के बराबर हो रही है. सो इसके बीच में और इसके बीच में एनर्जी कंजर्वेशन करो. इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी 0, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज हाफ mu डैश स्क्वायर इज इक्वल टू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी mgl प्लस 0. सो यहां पे u डैश की वैल्यू मिल जाएगी तुमको अंडर रूट ऑफ 2gl. अगर u डैश की वैल्यू 2gl हुआ तब यहीं तक पहुंचेगा, उसको क्रॉस नहीं करेगा. इसका मतलब यह हुआ कि अगर u की वैल्यू रूट 2gl से ज्यादा है लेकिन रूट 5gl से अगर कम है, तब ये बीच में कहीं पे स्लैक कर जाएगा और स्लैक होने के बाद उसका प्रोजेक्टाइल मोशन होगा. स्लैक होने का मतलब ये होता है कि टेंशन 0 हो गया. टेंशन 0 हो गया तो थीटा पता कर सकते हो किस थीटा पे वो स्लैक करेगा. टेंशन अगर 0 हो गया तो पता चल जाएगा किस थीटा पे स्लैक हो रहा है. मान लो यहां से यहां तक पहुंचा, ये थीटा है, यहां पे स्लैक हो गया, तो इस पॉइंट की वेलोसिटी तुम कैलकुलेट कर सकते हो यहां और यहां के बीच में एनर्जी कंजर्व करके. और दूसरा इक्वेशन तुमको मिलेगा सेंट्रीपिटल से. स्लैक होने से जस्ट पहले ये सर्कल में ही था, तो स्लैक होने के मोमेंट पे हम सेंट्रीपिटल फोर्स तब भी लगा सकते हैं. इसका मतलब ये है कि यहां पे जो ये mg लग रहा है इसका कंपोनेंट इसको देगा सेंट्रीपिटल फोर्स. ये बनेगा तुम्हारा इक्वेशन नंबर 1. और दूसरा इक्वेशन बनेगा इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का एनर्जी कंजर्वेशन. सो सबसे पहला इक्वेशन यहां पे तुमको देखने को मिलेगा इस कंडीशन में, जो कि मिलेगा mg sin थीटा इज इक्वल टू mv डैश स्क्वायर बाई एल. और दूसरा मिलेगा एनर्जी कंजर्वेशन. इसको रेफरेंस पॉइंट मानते हुए सॉल्व करो. तो रेफरेंस पॉइंट मानते हुए सॉल्व करोगे तो यहां का कुछ एनर्जी होगा हाफ mu स्क्वायर प्लस 0 इज इक्वल टू हाफ mv डैश स्क्वायर प्लस ये हाइट कितना है, ये है l और ये है तुम्हारा l साइन थीटा. मतलब ये हो जाएगा mg इंटू एल प्लस एल साइन थीटा. दो इक्वेशन, दो वेरिएबल, v डैश मिल जाएगा. v डैश मिलने के बाद प्रोजेक्टाइल किस एंगल के साथ प्रोजेक्ट होगा वो भी पता चल जाएगा तुम्हें. ये थीटा है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, मतलब ये भी थीटा है, मतलब ऊपर वाला एंगल जो है वो है 90 माइनस थीटा. देखो यहां पे ये z बन रहा है, ये z बन रहा है, तो ये थीटा है तो ये भी थीटा है, मतलब ये एंगल है तुम्हारा 90 माइनस थीटा. तो इनिशियल वेलोसिटी मिल गया, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन मिल गया. इसके आगे प्रोजेक्टाइल मोशन सॉल्व कर लोगे. रेंज, हाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट जो भी तुमसे निकलवाया जाए वो तुम निकाल सकते हो. इस तरीके से ये पूरा पार्ट कंप्लीट हो जाएगा. हाँ ये दिया हुआ रहेगा, ये इन दोनों के बीच में होगा कहीं पे, इसी के बीच में तुम्हें एनर्जी कंजर्वेशन ये वाला लगाना है. तो v डैश भी मिल जाएगा और थीटा भी मिल जाएगा. उसके बाद प्रोजेक्टाइल मोशन सॉल्व हो जाएगा. ठीक हो गया ये. तो ये है स्ट्रिंग के सारे केसेस. ठीक है, ये पूरा डिस्कस हो गया इसमें. नेक्स्ट है वीसीएम विथ रॉड. तो वीसीएम विथ रॉड में एक रॉड है यहां पे, और रॉड के साथ ये बॉल लगा रखा है. इसका लेंथ भी एल मान लो, इसका मास एम मान लो. तो रॉड के केस में इसको भी वीसीएम करना है इस तरीके से. सो इसमें हम लोग कंडीशन ये लेंगे कि इस पॉइंट पे वेलोसिटी को 0 कर देंगे, टेंशन 0 नहीं होगा. वेलोसिटी 0 होगा लेकिन टेंशन 0 नहीं होगा. अगर टेंशन 0 हो गया तो रॉड तुरंत टूट जाएगा, क्रैक कर जाएगा वो. रॉड में टेंशन यहां पे कभी भी 0 नहीं हो सकता. इट विल बी ऑलवेज नॉन जीरो. ठीक है. सो यहां पे अगर मैं स्पीड u निकालूं वीसीएम के लिए तो u की वैल्यू निकल के आएगी रूट 4gl. एनर्जी कंजर्व करके निकाल लेना, रूट 4gl आ जाएगा. ठीक है. अगर स्पीड रूट 4gl से कम हुई तो इस बार कोई स्लैकिंग का कंडीशन नहीं मिलेगा. जहां पे भी रुकेगा वहां से ये वापस आएगा. मतलब यहां पे ऑसिलेशन हॉरिजॉन्टल लेवल से ऊपर तक के लिए भी वैलिड है. ठीक है. यहां पे कोई ऐसा कंडीशन नहीं है कि रूट 2gl से रूट 5gl के बीच में इंटरवल होगा तो फलाना होगा, ये होगा, वो होगा. ऐसा कुछ भी नहीं है. यहां पे रूट 4gl से ऊपर है तो वीसीएम होगा,
√4 GL से कम है तो जहां पे भी जाके रुकेगा वो वहीं से वापस लौट जाएगा। सो यहां पे कोई भी ऐसा स्लैकिंग का सिचुएशन नहीं है। सो इफ u इज लेस देन √4 GL देन मोशन रिवर्ट्स बैक। ये है तुम्हारा VCM विथ रॉड का केस। अगर SHM होगा तो टाइम पीरियड पूछ सकते हैं, या फिर ऐसे भी निकाल सकते हो, ऐसे भी निकाल सकते हो, अल्फा अल्फा निकाल करके निकाल सकते हो। टाइम पीरियड वैसे पूछेगा नहीं क्योंकि यहाँ पे अल्फा की वैल्यू हर समय बदल रही होगी। एंगुलर SHM हो रहा है ना यहाँ पे, लेकिन वो एंगुलर SHM बहुत बड़े एंगल पे हो रहा है, इसलिए आई थिंक पूछा नहीं जाएगा कभी भी। वो निकालना पड़ेगा तुमको अल्फा के हेल्प से, और अल्फा हर समय चेंज हो रहा है, तो इस वजह से एक इंटीग्रेशन लगाना पड़ेगा, जो कि आई डोंट थिंक कभी पूछेगा इस तरीके का सवाल। ठीक है, एनीवे, सो ये तुम्हारा हो गया VCM विथ रॉड का केस। अच्छा, एक लास्ट चीज, VCM विथ स्ट्रिंग के जैसे केसेज और क्या क्या हो सकता है। VCM विथ स्ट्रिंग के जैसे का केस एक ये भी हो सकता है, एक ये तुम्हारा वॉल है, सर्कुलर वॉल, और उसके ऊपर ये बॉल का मोशन। सो यहां पे सेंट्रीपिटल कौन देगा इसको? पिछले वाले में तो सेंट्रीपिटल फोर्स टेंशन और mg की वजह से आ रहा था, यहां पे सेंट्रीपिटल कौन देगा इसको? नॉर्मल। टेंशन रिप्लेस होगा नॉर्मल से बस। अगर √5 GL से ज्यादा हुआ तो ये VCM करेगा, √2 GL तक हुआ तो ये हॉरिजॉन्टल लेवल तक के बीच में ऑसिलेशन होगा, √2 GL से √5 GL के बीच में हुआ तो ऊपर जाएगा, ऊपर जाने के बाद प्रोजेक्टाइल होगा। बिल्कुल उसी तरीके का केस है, ठीक है। सो ये है तुम्हारा सर्कुलर वॉल, और ये तुम्हारा बॉल, ये बिल्कुल VCM विथ स्ट्रिंग के जैसा ही है, ठीक है। और VCM विथ रॉड के जैसा क्या केस है? VCM विथ रॉड के जैसा ये वाला केस है, डबल वॉल्स है और डबल वॉल के बीच में एक बॉल है। देखो, अगर √4 GL से ज्यादा हुआ तो VCM होता रहेगा, और √4 GL से अगर कम हुआ तो यहां तक पहुंचेगा और यहीं से वापस लौट जाएगा, प्रोजेक्टाइल होने का कोई स्कोप नहीं है। सो ये है डबल सर्कुलर वॉल का केस। ठीक है, तो ये सारे केसेज है तुम्हारे VCM के, ठीक है। सो यहाँ पे तुम्हारा ये थ्योरेटिकल पार्ट कंप्लीट हो रहा है। कुछ डाउट है तो बताओ किसी भी पार्ट में, जो भी हमने डिस्कस किया, वर्क, फिर वेरिएबल फोर्स का वर्क, कांस्टेंट फोर्स का वर्क, एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, स्प्रिंग एनर्जी, कंजर्वेटिव फोर्स, देन उसके बाद कंजर्वेटिव फोर्स जानने का तरीका, फिर उसके बाद तुम्हारा नंबर आता है इक्विलिब्रियम का, 3 टाइप के इक्विलिब्रियम, पावर, और लास्ट में VCM। PDT, P इंस्टेंटेनियस पावर। अच्छा, वो वाला फॉर्मूला, हाँ हाँ लगा सकते हैं, लगा सकते हैं। इफ P इज द फंक्शन ऑफ T, तब वो PDT/dt लगा सकते हैं, ठीक है। हाँ, रेफरेंस पॉइंट तो हमेशा बाय डिफॉल्ट नेचुरल लेंथ ही है। नहीं नहीं, U1 0 है, नेचुरल लेंथ हमेशा 0 है, हर बार नेचुरल लेंथ वाला ही 0 ले रहे हैं अपन, 1 ही हमेशा है बाय डिफॉल्ट। जब तक सवाल में ना बोला जाए कि भाई 2 को मानना है, तब तक हम बाय डिफॉल्ट 1 को ही मानेंगे, ठीक है। अगर थीटा बहुत ही कम है तब SHM होगा, एंगुलर SHM। थीटा बढ़ जाएगा तो एंगुलर SHM आई डाउट नहीं होगा, क्योंकि टॉर्क प्रोपोर्शनल टू थीटा नहीं आएगा ना, फिर बड़ा एंगल हो गया तो। पेंडुलम टाइप होगा, बट वो नॉर्मल ऑसिलेशन होगा बस,
एसएचएम नहीं होगा। बड़ा एंगल थीटा हो गया अगर, तो टॉर्क प्रोपोर्शनल टू थीटा नहीं मिलेगा तुम्हें, इसलिए एसएचएम नहीं होगा वो। ठीक है, चलो ठीक है, ये बांट लो तुम लोग और क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करो। अब अप्रोच सॉल्व करने के लिए वही होना चाहिए, डूबना नहीं है सॉल्व करने के लिए, एकदम क्लिक करना चाहिए। नहीं हो रहा, पांचों के पांचों छोड़ दो। ठीक है, पांचों छोड़ो, उसके बाद देखो कि अब दिमाग में क्या चल रहा है, उसको फील तो करो कि पांचों छोड़ने के बाद कैसा फील हो रहा है, तब तुमको पता चलेगा ना कि छोड़ने से क्या होता है। हम्म 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 नहीं, हर केस में वैलिड होता है। हाँ, कुछ और बोला होगा, कुछ और बताया होगा तुमने, कुछ और सवाल पूछा होगा। कंजर्वेटिव में हर केस में लूप जीरो होगा, लूप में। ठीक है, हेलो, चलो डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन हो गया, हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, सो देखो, क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है, सबसे पहला तो ये क्वेश्चन बहुत अजीबोगरीब टाइप का है। पहला तो मैं इसको देखता ही नहीं, मैं इसको सबसे लास्ट में अटेम्प्ट करता। अजीब अजीब टाइप का फिगर है, ज्यादा दिमाग इसमें नहीं फंसाता मैं। तो आधे लोगों ने तो इसमें दिमाग फंसाया अपना, और बाकी आधे लोग छोड़ के आगे बढ़े। तो चलो ठीक है, कम से कम ये एक अच्छा न्यूज है कि कम से कम आधे लोग तो छोड़ के आगे बढ़े। ठीक है, बाकी के नीचे के सवाल देखोगे तो रिलेटिवली बहुत ज्यादा आसान है। यही होता है दिमाग खराब होना, फंस गए, दिमाग लगा दिया, नहीं हुआ, बस खराब हो गया दिमाग। चलो एनीवे, सो क्वेश्चन नंबर 1, सो बोला जा रहा है कि ए से डी तक पार्टिकल को ले जाया जा रहा है धीरे धीरे, काइनेटिक एनर्जी को चेंज किए बिना धीरे धीरे इसको नीचे से ऊपर ले जाया जा रहा है। सो व्हाट इज द वर्क डन? तो अगर नीचे से ऊपर ले जाऊंगा मैं, तो हर इस इंक्लाइन प्लेन पे एम जी साइन थीटा और फ्रिक्शन ये दोनों अपोज करेगा फोर्स को। तो हर हर इंस्टेंस पे एफ की वैल्यू जो होगी वो एम जी साइन थीटा प्लस म्यू एम जी कॉस थीटा के बराबर होगी, हर इंस्टेंस पे, चाहे ये वाला हो, चाहे ये वाला हो, चाहे ये वाला हो, दोनों अपोज करेगा इसको। सो इस वजह से पहले वाले पार्ट में अगर हम देखें, पहले वाले पार्ट में ये जो थीटा है ये 2 मीटर है, ये 2 मीटर है, तो क्या ये 45 डिग्री हो गया, ये 45 डिग्री हो गया। यहां पे कुछ अलग थीटा होगा, यहां पे थीटा जो होगा 2 और ये 3, मतलब कुछ फाई मान लो यहां पे। सो ये देखो डिस्टेंस, ये डिस्टेंस 2 है, ये 3 है, तो 9 और 4 13, ये हो गया √13। और ये वाला जो है ये कुछ अलग एंगल है, इसको मान लो कुछ अल्फा। सो ये डिस्टेंस 1 है, ये 3 है, मतलब ये हो गया √10। सो फोर्स का जो वर्क होगा ये इनटू डिस्प्लेसमेंट होगा, ये कांस्टेंट फोर्स है। सो कांस्टेंट फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट विल बी वर्क। सो पहले पार्ट का वर्क कितना होगा, W1, वैल्यू पुट करो यहाँ पे, m की वैल्यू 1 है तो m की वैल्यू 1 ही हो गई, g की वैल्यू 10 है, साइन थीटा जो होगा 1/√2 होगा, म्यू की वैल्यू 0.1 है, इंटू 10 इंटू 1/√2 इंटू डिस्प्लेसमेंट। सो ये डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, अगर ये 2 है, ये 2 है, तो क्या ये 2√2 हो गया। सो √2 कट गया, W1 की वैल्यू आ गई 10 और 1 11, मतलब 22 आ गया W1। वैसे ही वर्क 2 W2, अब W2 में फिर से थीटा डालो, सो साइन थीटा हो जाएगा तुम्हारा, यहाँ पे कितना हो जाएगा, साइन थीटा परपेंडिकुलर अपन बेस होता है, मतलब क्या ये 3/√13 हो गया, प्लस 0.2 इंटू 10 इंटू कॉस थीटा, मतलब ये हो जाएगा 2/√13 इंटू डिस्प्लेसमेंट दैट इज √13। सो 13 फिर से कट गया, इस बार वहां पे आया 30 और ये 4, मतलब ये आएगा 34। और लास्ट में जो तुम्हारा वर्क नंबर 3 होगा उसमें तुम्हारा साइन थीटा का वैल्यू या साइन अल्फा का वैल्यू होगा 3/√10, मतलब ये हो जाएगा 10 इंटू 3/√10 प्लस 0.4 इंटू 10 इंटू
1/√10 इंटू डिस्प्लेसमेंट दैट इज √10, 10 फिर से कट गया, सो यहां से आया 30 + 4, मतलब ये भी आया 34। सो 34 + 34 + 22, ये हो जाएगा टोटल वर्क 90। बहुत ही टीडियस क्वेश्चन था ये, ठीक है, ये बहुत ही टीडियस क्वेश्चन था। ये पहले अटेम्प्ट का क्वेश्चन तो नहीं है, ये दूसरे अटेम्प्ट का क्वेश्चन है, ठीक है। सो ठीक है, ये है तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 हुआ। सो क्वेश्चन नंबर 2 मैं पहले भी बता चुका हूं, पूरा सॉल्यूशन नहीं छापना है, 1-2 पॉइंट्स लिख लो बस, उसके बाद तुम लोग कर लेना आगे। मैं यहाँ पे सॉल्व करके बस दिखा रहा हूं, बस ऊपर के 1-2 पॉइंट्स लिख लो, क्या कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, उसके बाद उसको अपने हिसाब से सॉल्व कर सकते हो। पूरा छापने की कोशिश में रहोगे तो फिर बहुत टाइम लग जाएगा। सो एनीवे, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में बोला जा रहा है कि एक यहाँ पे इंक्लाइन प्लेन है और इसके ऊपर एक ब्लॉक है, ये एंगल है थीटा। इंक्लाइन प्लेन जो है वो नीचे जा रहा है यूनिफॉर्म वेलोसिटी v से, तो बोला गया है कि t टाइम में कितना वर्क डन होगा फ्रिक्शन का। सो अगर हम यहां पे देखें, साथ में क्वेश्चन में देखो एक चीज और दिया हुआ है, ब्लॉक डज नॉट स्लाइड ऑन द वेज। ब्लॉक जो है वेज पे स्लाइड नहीं कर रहा, इसका मतलब क्या हम ये बोल सकते हैं कि विथ रिस्पेक्ट टू वेज ब्लॉक इज एट रेस्ट, रेस्ट पे होगा ये। तो ये वेज और ये ब्लॉक दोनों एक साथ नीचे जा रहे हैं, तो टी टाइम में जितना डिस्प्लेसमेंट इसका होगा उतना ही डिस्प्लेसमेंट यहां पे भी होगा। इसका कितना डिस्प्लेसमेंट होगा, ये डिस्प्लेस करेगा वीटी। अब ये मूव नहीं कर रहा है, मूव नहीं कर रहा है तो इस पे लगने वाले सारे फोर्सेस बैलेंस होने चाहिए, मतलब इधर के डायरेक्शन में लग रहा है mg sin थीटा और ऊपर के डायरेक्शन में लग रहा है फ्रिक्शन, तो क्या फ्रिक्शन की वैल्यू mg sin थीटा के बराबर हो गई। फ्रिक्शन को म्यूएन नहीं लिख सकते हो यहाँ पे क्योंकि स्टैटिक सिचुएशन में है ये, इसको mg sin थीटा के बराबर ही करना पड़ेगा। सो फ्रिक्शन की वैल्यू आ गई mg sin थीटा। सो वर्क डन कितना हो जाएगा, ये डिस्प्लेसमेंट का लाइन है, ये फ्रिक्शन का लाइन है, ये थीटा है, ये 90 माइनस थीटा, तो क्या ये भी 90 माइनस थीटा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। सो वर्क डन हो जाएगा तुम्हारा माइनस ऑफ फ्रिक्शन साइन थीटा इंटू वीटी, फोर्स ऊपर डिस्प्लेसमेंट नीचे, डाल दो इसको इधर, सो माइनस एम जी साइन स्क्वायर थीटा इंटू वीटी। क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ऑप्शन सी हो जाएगा तुम्हारा करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3, 3 हो गया, 3 हो गया। इंटीग्रेशन तो होगा लेकिन कैसे होगा इंटीग्रेशन, फिर तो गलत कर रहे हो। फिर वर्क डन जो होगा वो होगा एफ डॉट डी एस, डीएस होगा, तो एस से डीएस निकालना पड़ेगा तुम्हें। एस जो है वो तुम्हारा 2t² आई कैप माइनस 5j कैप है, तो डीएस जब निकालोगे तो ये हो जाएगा 4t dt आई कैप माइनस 0, ये हो जाएगा डीएस। इस डीएस को डालोगे इसमें, डायरेक्टली नहीं करोगे डॉट प्रोडक्ट, सो ये एक्सप्रेशन हो जाएगा 3t आई कैप प्लस 5j कैप माइनस 4t dt आई कैप। सो आई कैप का डॉट हो गया, मतलब ये हो जाएगा 12t² dt। सो 0 से 2 तक इंटीग्रेट करो, सो ये हो जाएगा 12t³/3, 0 से 2, वैल्यू पुट कर दो, करेक्ट आंसर आ जाएगा तुम्हारा बी 32। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, एसएचएम अगर याद है तो एसएचएम से एम्पलीट्यूड पूछा गया तुमसे, एम्पलीट्यूड ही पूछा गया ना। इक्विलिब्रियम पोजीशन पहले निकालो, फिर इक्विलिब्रियम पोजीशन से उसको उतना और आगे धक्का मार दो, तो F/K पे इक्विलिब्रियम पोजीशन आएगा, उतना ही और आगे तक जा सकता है वो, मतलब 2F/K तक जाएगा ये, तो उसका वर्क कितना हो जाएगा F इंटू 2F/K दैट इज 2F²/K। अगर एसएचएम याद नहीं है तो एनर्जी कंजर्व करो, वर्क डन बाय F प्लस वर्क डन बाय स्प्रिंग इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी।
सो वर्क डन बाय एफ हो जाएगा एफ इंटू एक्स, वर्क डन बाय स्प्रिंग हो जाएगा माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। इनिशियल भी काइनेटिक जीरो है और फाइनल भी काइनेटिक जीरो है, तो एनर्जी कंजर्व करोगे तब भी आ जाएगा तुम्हारा, कर लोगे ना। एफ इंटू एक्स माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो माइनस जीरो, एक्स की वैल्यू आ जाएगी टू एफ बाई के। सो एफ इंटू एक्स की वैल्यू हो जाएगी टू एफ स्क्वायर अपॉन के। क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 5, ये भी तुम्हारा एसएचएम अगर याद है तो आसानी से निकाल सकते हो। इक्विलिब्रियम पोजीशन tan थीटा इक्वल टू ए बाई जी पे आएगा, तो वो थीटा आ जाएगा tan इनवर्स 2, तो वो इक्विलिब्रियम से उतना और ऊपर जा सकता है आगे, तो 2 tan इनवर्स 2 ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा अगर एसएचएम याद है तो। इसी का बस रेप्लिका है, ये लीनियर एसएचएम में है, वो एंगुलर एसएचएम में। और अगर तुमको ये बात नहीं समझ में आ रहा है तो वर्क एनर्जी थ्योरम लगाओ, वर्क एनर्जी थ्योरम लगाओ। मान लो ये यहां तक जा सकता है थीटा तक, सो वर्क डन बाय किसका किसका वर्क आएगा, वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय स्यूडो फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, मतलब जीरो माइनस जीरो। सो वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना होगा, ये अगर यहां पे है, यहां से यहां जा रहा है, ये लेंथ ये डिस्टेंस कवर हो रहा है, ये डिस्टेंस कितना हो गया, ये टोटल है एल और ये है एल कॉस थीटा। सो एल माइनस एल कॉस थीटा मतलब माइनस एम जी एल माइनस एल कॉस थीटा, ये ग्रेविटी का वर्क हो गया, माइनस स्यूडो फोर्स इधर लग रहा है, तो स्यूडो फोर्स इधर लग रहा है मतलब ये वाला डिस्प्लेसमेंट देखना अपने को, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट। सो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, ये एल साइन थीटा। सो ये हो जाएगा एम ए इंटू एल साइन थीटा इज इक्वल टू जीरो, थीटा की वैल्यू आ जाएगी, सॉल्व कर लेना आंसर आ जाएगा। एसएचएम वाले में ये बताया था मैंने कि सबसे पहले ये थीटा निकाल लो, यहां पे ए लग रहा है यहां पे जी लग रहा है, तो इक्विलिब्रियम पोजीशन थीटा पे आएगा, tan थीटा इज इक्वल टू ए बाई जी, सो आ जाएगा वो tan इनवर्स 2। तो इक्विलिब्रियम से इतना ऊपर और आगे जाएगा, ये अगर यहां से स्टार्ट हो रहा है, ये एक्स का एक्सट्रीम है लेफ्ट एक्सट्रीम, तो यहां से और उतना ही ऊपर और जाएगा, वो राइट एक्सट्रीम होगा। लेफ्ट एक्सट्रीम और राइट एक्सट्रीम पे हमेशा वेलोसिटी जीरो होती है, यही हमने पिछले वाले में भी लगाया था। तो इस वजह से टोटल मैक्सिमम जो जा सकता है वो 2 tan इनवर्स 2 जाएगा, वो तुम्हारा आंसर हो जाएगा। ए की वैल्यू डाल देना, आंसर मिल जाएगा तुम्हें। ठीक है, सो ये क्वेश्चन नंबर 5 आगे अटेम्प्ट किया है, 6 हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 नहीं हुआ, ये कुछ नहीं दे रखा है, ये बेवकूफ बनाने के लिए दिया हुआ है कि अंदर से ऊपर जा रहा है, यहां से यहां भी ऊपर डायरेक्टली जा सकता था। ये म्यू इक्वल टू जीरो है ना, स्मूथ सरफेस है, तो नीचे जा करके अगर ऊपर आ जाए तो यहां से जब ये निकलेगा तो वेलोसिटी वी नॉट के साथ ही निकलेगा, तो ये बेवकूफ बनाने के लिए दिया है, ये कुछ भी नहीं है। इस पॉइंट और इस पॉइंट को सिर्फ देखो, बोला ये जा रहा है कि इस पॉइंट पे वेलोसिटी वी नॉट है और जब ये ऊपर गया तो ऊपर डिस्टेंस डी कवर कर रहा है, वो यहाँ पे फ्रिक्शन है, डिस्टेंस डी कवर कर रहा है, यही सवाल में दिया हुआ है। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डी, सो वैल्यू ऑफ डी निकल जाएगा एनर्जी कंजर्वेशन से, वर्क डन बाय ऑल इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। बताओ भाई ग्रेविटी का वर्क कितना होगा, नीचे से ऊपर जा रहा है, माइनस एम जी एच, सो माइनस एम एम कहाँ गया, एम नहीं दिया हुआ है, कट जाएगा वो, माइनस एम जी इंटू एच, एच की वैल्यू है 1.1, ये एम जी एच। फिर जब वो वहां से ऊपर आगे बढ़ा फ्रिक्शन का वर्क आया, वो भी निगेटिव ही होगा, नेगेटिव होगा मतलब वो कितना हो जाएगा, माइनस म्यू एम जी, म्यू की वैल्यू है 0.6 इंटू एम इंटू जी इंटू डी, म्यू एम जी डी इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। फाइनल काइनेटिक एनर्जी है जीरो और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है हाफ एम वी नॉट स्क्वायर। सो एम एम कट गया, निगेटिव निगेटिव कट गया, सो ये वैल्यू आया 11, ये वैल्यू आया 6D और ये वैल्यू आया 36/2 मतलब 18। तो क्या D की वैल्यू यहाँ पे 7/6 हो गई, तो 1.17 तुम्हारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन सॉल्व। ये क्वेश्चन नंबर 6।
क्वेश्चन नंबर 7, ये भी इसी के ऊपर है। वर्क डन बाय ऑल इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। सो वर्क डन बाय फ्रिक्शन निगेटिव, वर्क डन बाय स्प्रिंग ये भी निगेटिव, इज इक्वल टू 0 माइनस हाफ एम बी स्क्वायर। कर लोगे ना ये? अब इसमें कंफ्यूज मत होना कि हाफ के एक्स स्क्वायर लें कि वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स लें, दोनों नहीं लेना है कि इधर वर्क डन बाय स्प्रिंग भी ले लिया और इधर काइनेटिक के साथ पोटेंशियल भी जोड़ दिया, दोनों तो एक ही चीज होता है ना। तो या तो वर्क डन करो या तो पोटेंशियल एनर्जी लिखो, दोनों नहीं लिख देना गलती से, ठीक है। तो ये 7 नंबर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 हो गया ये? तो आसान क्वेश्चन तो नहीं है ये। सो वेलोसिटी देवा है बीटा रूट एस है, और अपने से ये पूछा गया है कि व्हाट इज द वर्क डन इन द फर्स्ट टी सेकेंड्स ऑफ द मोशन। फर्स्ट टी सेकेंड में वर्क डन पूछा गया है, तो v को लिख सकते हैं ds बाई डी टी इज इक्वल टू बीटा रूट एस। सो ds बाई रूट एस इज इक्वल टू बीटा डी टी। इसको इंटीग्रेट करो तो क्या ये इंटीग्रेट होने के बाद माइनस हाफ प्लस 1, मतलब रूट एस ऊपर आ जाएगा और नीचे हाफ आ जाएगा पावर रूल से, और ये हो जाएगा बीटा इंटू टी। सो ये जाएगा 0 से s और ये जाएगा 0 से t, मतलब यही एक्सप्रेशन आएगा। t इक्वल टू 0 पे डिस्टेंस 0 कवर होगा, सो 0 से s और ये 0 से t। सो ये आ गया तुम्हारा s का एक्सप्रेशन। सो यहां से s को और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, s का वैल्यू आ जाएगा 1/4 बीटा स्क्वायर टी स्क्वायर। सो वर्क डन हो जाएगा तुम्हारा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस पूछा है। एफ डी एक्स करने जाओगे तो लंबा पड़ जाएगा, अब एफ डी एस ये चेंज इन काइनेटिक एनर्जी से जाओ। सो वर्क डन बाय ऑल इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, मतलब काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। सो फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितना है? हाफ एम बी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर, मतलब बीटा स्क्वायर इंटू एस, ये इसको स्क्वायर करोगे तो एस हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा 1/4 बीटा स्क्वायर टी स्क्वायर, और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 है। सो ये हो जाएगा 1/8 एम बीटा पावर 4 टी स्क्वायर। ये हो जाएगा तुम्हारा आंसर। एक्सेलरेशन कांस्टेंट कहाँ है? अच्छा v इज इक्वल टू 80 आ रहा है, हाँ एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। अच्छा हाँ कर सकते हैं, थोड़ा लंबा पड़ेगा बस, हाँ मतलब वैसे भी कर सकते हैं, कोई भी मेथड हिट कर जाए बस उससे मतलब अप्रोच कर सकते हो। वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी भी होता है, वर्क डन एफ डी एक्स भी होता है, दोनों चीजें अगर याद रहेंगी तो दोनों में से कोई सा भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 हो गया? हो ही नहीं सकता, समझ में ही नहीं आया होगा तुम्हें। क्वेश्चन नंबर 9 में ये बोला गया है कि एक यहाँ पे वुडन ब्लॉक है और डी डेप्थ तक एक चाकू जो है इसमें एंटर करता है और हाइट एच से इस पे ड्रॉप किया गया है, ठीक। सो सवाल ये पूछा गया है कि डी की वैल्यू कितनी होगी, यही पूछा है ना। सो यहां से जब ये नीचे आ रहा है तो कितना पोटेंशियल एनर्जी का चेंज हो रहा है? एम जी एच प्लस एम जी डी, एच प्लस डी। तो ये जो पोटेंशियल एनर्जी जा रहा है ये किसके वर्क में स्टोर हो रहा है? ये वुडन में जाके स्टोर हो रहा है, वुडन के पोटेंशियल एनर्जी में। तो वुडन के पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो रहा है, तो वुडन पे लगने वाला फोर्स एफ और उसका डिस्प्लेसमेंट डी। वुडन में जो फोर्स लग रहा है वो एफ है और डी डिस्प्लेसमेंट पे ही वर्क लग रहा है। सो एफ इंटू डी, क्या मैं इसको लिख सकता हूँ एम जी एच प्लस डी के बराबर? पोटेंशियल एनर्जी इसमें जाके स्टोर हो रहा है, डी की वैल्यू आ जाएगी या एफ की वैल्यू आ जाएगी, सॉरी एफ पूछा है ना, एफ की वैल्यू आ जाएगी एम जी एच प्लस डी बाई डी, मतलब एम जी 1 प्लस एच बाई डी, 1 प्लस एच बाई डी, मतलब ऑप्शन सी। हम्म हम्म हाँ वो वैसे भी कर सकते हो, एक ही वैल्यू निकालनी पड़ेगी फिर।
एक 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 स्टेप और करना पड़ जाएगा, यहाँ पे एक ही स्टेप में हो गया वर्क डन थ्योरम से। क्वेश्चन नंबर 10 हो गया, 10 हो गया, हो ही नहीं सकता, सवाल ही नहीं पैदा होता। टेंथ में पूछा गया है कि एक ब्लॉक को ए से बी पे ले जाया जा रहा है, ए से बी पे ले जाया जा रहा है। सो व्हाट इज द स्पीड एट बी, ये पूछा गया है, और ये फोर्स जो है ये लग रहा है 200 न्यूटन। ठीक है, तो ये जो फोर्स है ये टेंशन है, यही फोर्स टेंशन है। तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि टेंशन और डिस्प्लेसमेंट हमेशा एक ही डायरेक्शन में है? देखो छोटा छोटा जो डिस्प्लेस करेगा ये, टेंशन हमेशा टेंजेंट के डायरेक्शन में और डिस्प्लेसमेंट भी टेंजेंशियल ही है। सो टी और उसका डिस्प्लेसमेंट हमेशा एक ही डायरेक्शन में। तो क्या हम एफ का वर्क एफ इंटू पाई बाई 3r लिख सकते हैं डायरेक्टली, आर्क का लेंथ इंटू फोर्स। बताओ भाई समझ में आया कि नहीं आया? ये जो फोर्स लग रहा है ये टेंजेंट के डायरेक्शन में है और डिस्प्लेसमेंट भी इसका हो रहा है टेंजेंट के डायरेक्शन में ही। तो फोर्स इज ऑल्सो इन टेंजेंट डायरेक्शन एंड डिस्प्लेसमेंट इज ऑल्सो इन टेंजेंशियल डायरेक्शन। तो क्या एफ डी एक्स तुम्हारा एफ इंटू एस हो गया? तो एस कितना हो रहा है ये? पाई आर बाई 3, एंगल 60 डिग्री है। सो ये फोर्स का वर्क हो गया। उसके बाद और किसका वर्क आ रहा है इसमें? ग्रेविटी का भी वर्क आ रहा है। ग्रेविटी का भी वर्क है ना, हाइट चेंज हो रहा है। तो ग्रेविटी का वर्क क्या भैया, माइनस एम जी आर बाई 2 है, इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। सो हाफ एम वी स्क्वायर माइनस 0। इसको सॉल्व करो, पाई और 3 को काट लेना, पाई इज नियर अबाउट 3, वी की वैल्यू आ जाएगी, वी की वैल्यू आएगी 10√3, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। सो इसमें ये नया कॉन्सेप्ट था, यही कॉन्सेप्ट तुम्हारा लगेगा क्वेश्चन नंबर 18 में भी जब सॉल्व करोगे तब। ये जो टी और डीएक्स वाला कॉन्सेप्ट बताया मैंने। तो मैकेनिकल एनर्जी कहाँ कंजर्व हुआ? टेंशन कंजर्वेटिव है या नॉन कंजर्वेटिव है ये भी नहीं पता ना अपने को। सो मैकेनिकल एनर्जी कांट बी कंजर्व्ड। तो यही हो गया ना फिर। तो मैकेनिकल में नॉन कंजर्वेटिव जोड़ोगे तो वर्क एनर्जी थ्योरम ही हो गया ना। तो फिर अलग क्या हुआ? क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11। सो क्वेश्चन नंबर 11 में बोला गया है कि एक्स और ए वाई का कर्व जो है ये दे रखा है, तो 4 सेकंड में बताओ कितना वर्क डन होगा। ठीक है, और इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है, ये अपने को इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। सो एक्स इस तरीके से है, ये 37 डिग्री है, 2 सेकंड पे यहां पे कहीं पे होगा ये। एरिया अंडर 80 कर्व क्या देता है? चेंज इन वेलोसिटी देता है। तो क्या मैं 0 से 2 तक का एरिया ये कैलकुलेट कर सकता हूं? क्या होगा ये एरिया बताओ भाई? ये 2 है, तो ये लेंथ कितना है? ये सॉरी 4 है, 4 है, 4 है। सो ये 4 है, तो ये लेंथ कितना हो गया? tan 37 इज इक्वल टू 3/4 इज इक्वल टू x बाई 4, मतलब ये 3 हो गया। सो इसका एरिया कितना हो गया? हाफ इंटू 4 इंटू 3 इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी, मतलब v फाइनल माइनस 3। सो ये कटा, v फाइनल की वैल्यू आ जाएगी 6 माइनस 3, 3 ही आ गई। सो ये x डायरेक्शन का काम हो गया, फाइनल वेलोसिटी मिल गई x डायरेक्शन में। वैसे ही y डायरेक्शन के लिए यहां से चल रहा है ये। सो t इज इक्वल टू 4 पे यहां पे कहीं पे आएगा, इसका एरिया निकाल लोगे, ट्रेपेजियम का एरिया है ये -1 है, ये 4 है और ये 37 है। तो 4 और ये 3 हो गया ना, तो 1 + 3 ये भी 4 हो गया। ठीक, tan 37 से। सो ट्रेपेजियम का एरिया कितना होगा? हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स 1 + 4 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस 4 इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी मतलब v फाइनल -4
सो 2 2 4, 5 और 2 10, मतलब वी एफ की वैल्यू आ जाएगी 10 प्लस 4 14। अच्छा, और ये निगेटिव एरिया है, निगेटिव एरिया मतलब वेलोसिटी निगेटिव होने वाला है। -10 प्लस 4 मतलब -6 आएगा यहाँ पे वेलोसिटी। एरिया निगेटिव है, इस एक्सिस के नीचे है, इस वजह से एरिया विल बी निगेटिव। सो निगेटिव एरिया इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी। अब क्या चेंज इन वेलोसिटी से वर्क डन निकाल लोगे? ये कौन सा ग्राफ है? सो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी से वर्क डन आ जाएगा अब। सो इसमें बताओ कितना काइनेटिक एनर्जी चेंज आएगा एक्स डायरेक्शन में? एक्स डायरेक्शन में डेल्टा के कितना होगा? इनिशियल है -3 वेलोसिटी, फाइनल है 3 वेलोसिटी, कितना एनर्जी का चेंज आया? 0। और वाई डायरेक्शन में डेल्टा के कितना आया? इनिशियल एनर्जी कितना है? हाफ एम इंटू 4 स्क्वायर, मतलब 16/2 8, और फाइनल हाफ एम 6 स्क्वायर 36/2 मतलब 18, 18 माइनस 8 10। तो क्या टोटल वर्क डन 10 आ गया? क्वेश्चन सॉल्व हो गया। बहुत लोग इसका इक्वेशन निकालने की कोशिश में लगे होंगे, यहां से फिर वेलोसिटी पे आए होंगे, फिर डिस्प्लेसमेंट पे आए होंगे, न जाने फिर क्या क्या कर रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। तो स्प्रिंग वाले एंड को ऑब्जर्वर बना दो, तो वेलोसिटी ब्लॉक का कितना हो जाएगा? 3 मीटर पर सेकेंड। एनर्जी कंजर्व कर दो, हाफ एम बी स्क्वायर इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर, मैक्सिमम एक्सटेंशन मिल जाएगा। ओ ओ यस, कर लोगे ना? अब स्प्रिंग को रेस्ट पे ले आओ, स्प्रिंग पे बैठ के देखो, एनर्जी तो निकालना है। सो हाफ 4 इंटू 3 स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर, एक्स की वैल्यू आ जाएगी। अब इसमें एक चीज ध्यान रखना, के की वैल्यू 100 न्यूटन पर सेंटीमीटर दे रखा है, उसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा पहले। वो मिसप्रिंट नहीं है, वो सेंटीमीटर ही है, वो मीटर में पहले कन्वर्ट होगा, तुम्हारा एक्स पहले आएगा मीटर में, फिर मीटर से उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कर लोगे ना? अब क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 हो गया। सो मैकेनिकल एनर्जी यहाँ पे कंजर्व्ड है, पोटेंशियल एनर्जी है उसी फील्ड में ये चल रहा है, बाकी और कोई फोर्स नहीं है। सो मैकेनिकल एनर्जी इज कंजर्व्ड। सो टोटल मैकेनिकल एनर्जी कितना है? ई के बराबर। सो ई इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, एक्स इज इक्वल टू √2e/k पे पोटेंशियल एनर्जी निकाल लोगे। सो ई इज इक्वल टू वो पोटेंशियल प्लस हाफ एम वी स्क्वायर, वी की वैल्यू आ जाएगी 0 आ जाएगा तुम्हारा आंसर। ठीक है, तो इसमें इस तरीके से समझना था क्वेश्चन को। अच्छा, इसमें x ग्रेटर देन 0 पे u 0 है, तो ये जो मैकेनिकल एनर्जी किस फॉर्म में होगा फिर? u फॉर x ग्रेटर देन 0, ये जो मैकेनिकल एनर्जी E आ रहा है वो किस फॉर्म में होगा? वो प्योरली काइनेटिक में होगा, वहां पे कोई भी पोटेंशियल नहीं होगा। ठीक है, मतलब इसका कोई काम नहीं है इस क्वेश्चन में, लेकिन फिर भी ऐसे पूछ रहा हूं मैं तुमसे। क्वेश्चन नंबर 14 हो गया? हो गया? क्या क्या क्या? ठीक है, हो गया ना? F जो है वो k/v है, तो इसको लिख सकते हो ना k/ds इंटू डी टी, ये हो जाएगा एफ डी एस इज इक्वल टू के डी टी, यही तो है वर्क डन, के टी। अब तुम फोर्स को मास इंटू एक्सेलरेशन लिखोगे, फिर उसको v/dx लिखोगे, फिर वहां से वेलोसिटी s में लाओगे, फिर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकालोगे, तब तो हो गई बहुत सारा काम। तो ये क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है,
15 to 19 सॉल्व करो जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 15 हो गया? हो गया 15? जल्दी बताओ भाई, 15 हो गया? ए से 0 से ए 0 से लेकर के ए से a,0 तक जब ले जाओगे तो उसमें y 0 हो जाएगा, तो आई कैप वाला वर्क का काम खत्म। और जे कैप वाला वर्क जो है वो 0 होगा क्योंकि डिस्प्लेसमेंट x में हो रहा है और फोर्स y डायरेक्शन में। तो 0 से लेकर के a 0 तक वर्क 0। फिर जब a 0 से a तक जा रहा है तो डिस्प्लेसमेंट y डायरेक्शन में हो रहा है, x कांस्टेंट हो रहा है, तो आई कैप वाला वर्क 0 हो जाएगा और जे कैप वाले वर्क में x a डालोगे, सो k इंटू ए माइनस के स्क्वायर तुम्हारा वर्क हो जाएगा। हो गया ना? क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16। So the pulley string, all these are ideal. Speed of block 5 kg when 2 kg block leaves the contact is root x. तो सवाल में ये बोला जा रहा है कि जब 2 kg ब्लॉक लिफ्ट होगा तो उस समय 5 kg का जो ब्लॉक का स्पीड है वो 2√x है। तो ये बताओ 2 kg का ब्लॉक कब लिफ्ट होगा? जब नॉर्मल 0 हो जाएगा, मतलब टेंशन की वैल्यू mg के बराबर। और टेंशन किसकी वजह से आ रहा है? kx की वजह से। kx की वजह से आ रहा है ना, तो क्या मैं लिख सकता हूं kx इज इक्वल टू 20। सो x की वैल्यू कितनी आ गई यहां से? 40 है k, मतलब ये आ जाएगा 1/2 मीटर। तो x की वैल्यू 1/2 मीटर आ गई, मतलब 5 kg ब्लॉक जो है अपने ओरिजिनल लेवल से 2 मीटर नीचे खिसक चुका है और 2 kg ब्लॉक जस्ट लिफ्ट होने वाला है। तो एनर्जी कंजर्वेशन लगाते हैं अब स्पीड निकालने के लिए। सो वर्क डन बाय ऑल, सो वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना होगा इसमें? 50 इंटू हाफ, ये हो गया वर्क डन बाय ग्रेविटी। वर्क डन बाय स्प्रिंग माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर, मतलब हाफ इंटू 40 इंटू हाफ का स्क्वायर। 2 kg वाले पे तो कोई वर्क नहीं हो रहा क्योंकि वहां पे कोई डिस्प्लेसमेंट ही नहीं है, तो बस यही दो वर्क है। इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, मतलब हाफ इंटू 5 इंटू वी स्क्वायर, और उधर वाले का कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं है, वो तो 0 ही है। सो ये तुम्हारा एनर्जी कंजर्वेशन, mg का वर्क, स्प्रिंग का वर्क, और ये तुम्हारा हाफ mv स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे तो v की वैल्यू तुमको मिल जाएगी 2√2। इसको सॉल्व कर लेना, v की वैल्यू आ जाएगी 2 के बराबर, x की वैल्यू आ जाएगी 2 के बराबर। समझ में आया? ये क्वेश्चन नंबर 16 था। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 भी एनर्जी कंजर्वेशन के ऊपर है। क्वेश्चन नंबर 17 को डिक्टेट कर देता हूं मैं जल्दी से। सवाल में ये बोला जा रहा है कि एक स्प्रिंग है और एक ब्लॉक है। ब्लॉक जो है ये 100 न्यूटन है, के की वैल्यू यहाँ पे, और ब्लॉक जो है 2 kg का ब्लॉक है। तो बोला ये जा रहा है कि जब ये नेचुरल पोजीशन पे था अपने, हाँ नेचुरल लेंथ पे था जब ये नॉन डिफॉर्म्ड शेप पे, तो इसको एक वेलोसिटी दे दी जा रही है जिसकी वैल्यू है 2 मीटर पर सेकेंड। तो इसकी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी या मैक्सिमम इलोंगेशन कितनी होगी? तो मान लो ये कि यहां से x जा रहा है नीचे, इसको रेफरेंस पॉइंट मान लो। सो एनर्जी कंजर्वेशन लगा दो इसमें। वर्क डन बाय ग्रेविटी, जब ये नीचे से नीचे जा रहा है तो कितना हो जाएगा वो? 20x। वर्क डन बाय स्प्रिंग माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर। वैल्यूज पुट कर दो, x की वैल्यू आएगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा तुम्हें, क्वाड्रेटिक सॉल्व करना पड़ेगा, x की वैल्यू निकल के आ जाएगी √3 + 1/5। क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। सो ये है क्वेश्चन नंबर 17। 18 से आगे 25 तक तुम लोग सॉल्व कर लेना। सारे सवाल बहुत अच्छे हैं, 18 भी, 19 भी और बाकी के क्वेश्चंस भी। हल्के में मत लेना कि आसानी से बस ऐसे कर लोगे, 2 मिनट लगाया हो गया, मतलब ऐसे वैसे नहीं होगा। ये दिमाग लगाना पड़ेगा, इधर उधर दिमाग दौड़ाना पड़ेगा, ठीक है? चलो ठीक है, क्लास एंड करते हैं यहाँ पे।